तभी होती है एक परफेक्ट शुरुआत। नमस्कार, गुड मॉर्निंग। आप देख रहे हैं डीडी न्यूज। आपके साथ मैं हूं गौरव श्रीवास्तव और मेरे साथ मेरे सहयोगी हैं चंद्रशेखर जोशी। नया सवेरा के इस खास अंक में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और इसके साथ ही आज हम तमाम बड़े जो महत्वपूर्ण कार्य आज होने वाले हैं देश भर में, उस पर हम चर्चा करेंगे और साथ ही साथ उससे आपको रूबरू कराएंगे कि आज मॉक ड्रिल को लेकर क्या स्थिति है और आगे आने वाले समय के लिए भारत कितना तैयार है कोविड-19 को लेकर। क्योंकि जिस तरह से हमने देखा है वैश्विक स्तर पर तमाम ऐसे देश हैं, चाहे बात चीन की हो जाए, चाहे बात जापान की हो जाए, वहां पर जो कोविड-19 के जो संक्रमण है वो वहां पर तेजी से फैलते हुए नजर आ रहे हैं। तो ऐसे में हमारे देश की क्या स्थिति है और हम कितने तैयार हैं, इस पर आज हमारी पैनी नजर होगी। बिल्कुल, पूरा देश इस वक्त सतर्क है। जैसे ही चीन में जो हालात खराब हुए हैं उसके बाद पूरी दुनिया में चिंता बढ़ी है। न सिर्फ चीन में बल्कि हम अमेरिका की बात करें, ब्राज़ील की, कोरिया की, जापान की बात करें, इन सभी देशों में मामले लगातार बढ़ रहे हैं। तो भारत में सतर्कता काफ़ी उच्चतम स्तर की कर दी गई है। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसको लेकर के एक समीक्षा बैठक की। विभिन्न जो स्टेक होल्डर्स हैं उनके साथ बैठक की गई है और किस तरह से ये तैयारियां की जा रही हैं, इसके लिए एक मॉक ड्रिल का आयोजन आज पूरे देश में किया जा रहा है। पूरे देश में इन तैयारियों को परखा जाएगा और साथ ही साथ धरातल पर भी काफ़ी सतर्कता शुरुआत कर दी गई है। चाहे हम एयरपोर्ट की बात करें या दूसरी जगहों की बात करें, तो आज की मॉक ड्रिल काफ़ी महत्वपूर्ण है। और ये मॉक ड्रिल किस तरह से होगी, इसके लिए हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ सफदरजंग अस्पताल से नितेंद्र सिंह हमारे साथ जुड़ रहे हैं। ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस से हमारे साथ मुकेश शुक्ला जुड़ रहे हैं और मुंबई से हमारे साथ श्यामा मिश्रा मौजूद हैं। सबसे पहले नितेंद्र के पास हम चलते हैं। नितेंद्र, क्या कुछ तैयारियां हैं पूरे देश में, बड़े पैमाने पर आज मॉक ड्रिल की जाएगी? देखिए चंद्रशेखर, आज पूरे देश भर में मॉक ड्रिल होगा अस्पतालों में और अब से थोड़ी देर बाद 9:45 पर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री सफदरजंग अस्पताल में इसी जगह पर आएंगे जायजा लेने के लिए। आप देखिए, अपने कैमरामैन राजेश से मैं कहूँगा कि ये जो सेटअप है सफदरजंग का, ये आईसीयू का सेटअप है। अगर कोई मरीज गंभीर रूप से बीमार होकर आता है तो इसको आईसीयू में तब्दील किया गया है। 28 बेड है। आप देखिए कितना बारीकी से इसको एक तरह से तैयार किया गया है। 28 बेड। यहाँ पर एक दूसरा भी केबिन है जहाँ पर 16 बेड तैयार किया गया है। तो शुरुआत में इतना रखा गया है कि अगर किसी तरह की केस बढ़ता है या फिर मरीजों की संख्या बढ़ता है तो उसको कैसे यहाँ पे हैंडल किया जाएगा। और ये पूरे देश भर में मॉक ड्रिल चलाया जा रहा है और जितने भी राज्य हैं उनके स्वास्थ्य मंत्री अपने स्टेट में भी इस मॉक ड्रिल का जायजा लेंगे। केंद्रीय स्वास्थ्य राज्य मंत्री पोर्ट ब्लेयर में जीबी पंत अस्पताल में 11 बजे मॉक ड्रिल की जायजा लेंगे। इसके पीछे मकसद ये है कि एक तो ये देखना कि अस्पताल के जो इंफ्रास्ट्रक्चर है जो पहले से बने हुए उनको फिर से एक्टिव किया जाए, साथ ही साथ ऑक्सीजन की व्यवस्था कैसी है, डॉक्टरों की संख्या पर्याप्त मात्रा में कितनी है, इनका जायजा लिया जाएगा। और इससे कोशिश ये की जा रही है कि अगर संभावित कोई खतरा है या फिर केस बढ़ता है तो उसको कैसे हैंडल किया जाए। साथ ही साथ ये भी इसके पीछे मकसद ये है कि लोगों में भरोसा भी जगे कि सरकार पूरी तैयारी करके रखी हुई है। साथ ही साथ लोग भी जागरूक होंगे और वो अपने को बचाव करेंगे। कोरोना से बचने के लिए जो प्रोटोकॉल है उसका पालन करेंगे। खासतौर पे जो मास्क लगाना है, 2 गज की दूरी का पालन करना है और अपने हाथ को साफ करते रहना, हैंड हाइजीन की जो बात होती है उसको करते रहना। क्योंकि हम जानते हैं कि आने वाले दिनों में नया साल है, लोग छुट्टियां मनाने के लिए एक जगह इकट्ठा होंगे, तो ऐसे में संभावना ये रहेगा कि केस बढ़ेगा। बीते 24 घंटे की हम बात करें तो करीब औसतन 200 के आसपास भारत में केस दर्ज किया जा रहा है पिछले 3-4 दिनों में। तो अभी बहुत हालात कंट्रोल में है, लेकिन ये सब कुछ एहतियाती कदम है जो सरकार उठा रही है। बिल्कुल नितेंद्र,
आप बने रहिए हमारे साथ हमारे और भी सहयोगी जुड़े हुए हैं। मुकेश का रुख कर लेते हैं। मुकेश, आप एम्स पर हैं मौजूद और वहां पर क्या तैयारियां इसको लेकर नजर आ रही हैं और उसके साथ साथ कितना तैयार है आज का भारत, क्योंकि हम जब बात कर रहे हैं कि जहां वेंटिलेटर हमारे पास पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हैं, ऑक्सीजन की जब हम बात करते हैं उसकी कोई कमी नहीं है, ऑक्सीजन प्लांट तक उपलब्ध कराए जा रहे हैं, तो अभी आज के अगर हम समय की बात करें तो कोविड-19 को लेकर क्या तैयारियां नजर आ रही हैं और कितनी मजबूती आज के दौर में नजर आ रही है? गौरव, और जैसा आपने कहा कि तैयारियों का जो जायजा लेने के लिए खुद ऑनरेबल मिनिस्टर यहां पर पहुंचेंगे 10 बजे के बाद। एम्स के आप सामने देख सकते हैं यहां पर जो भी प्रोटोकॉल है उनको फॉलो कराया जा रहा है। यहां पर हर आने जाने वालों के लिए मास्क अंदर मैंडेटरी है और उन्हें बताया जा रहा है एहतियातन उन्हें क्या बरतना है, भीड़ में ना जाएं। अगर कोई सिम्टम्स आता है तो वो अपनी घर पर भी इसका इलाज कर सकते हैं, वो अपना RT-PCR करा सकते हैं। जो भी विदेश से फ्लाइट आ रही है वहां पर एयरपोर्ट पर जो RT-PCR टेस्ट है वो मैंडेटरी कर दिए गए हैं। दोबारा से जो वैक्सीनेशन ड्राइव है उसको वापस बुलंद किया जा रहा है। जिनको थर्ड डोज की जरूरत है उनको थर्ड डोज लगवाने की बात कही जा रही है। ऐसे में कहीं ना कहीं देश तैयार है, जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। जिस तरह का पहले दौर में देखा गया जो फर्स्ट सेकंड फेजेस थे जहां पर ज्यादा नुकसान हुआ था, अब चाइना में जब स्पाइक हुआ है, जापान में हालात थोड़े से बिगड़े हैं, तो ऐसे में जो हिंदुस्तान है वो कितना तैयार है इसको लेकर के खुद मंत्री जी इस पर नजर बनाए हुए हैं। देश के प्रधानमंत्री ने बैठक करी है, विभिन्न राज्यों में राज्य के मंत्री और वहां के मुख्यमंत्री बैठक कर रहे हैं। तो ये निश्चित तौर पर एक बड़ा अभियान है। आज से इसको अगर हम गियर अप करेंगे तो आगे आने वाले समय में न केवल हम जनता को राह दे पाएंगे, जो पुराने जो पिछले 2020 में जनता ने भयावह स्थिति देखी थी, कहीं ना कहीं उससे भी जनता बाहर निकलेगी। और अब जनता काफी जागरूक है, पहले से सचेत है, पिछले जो हादसे थे उनसे सबक लिया हुआ है। सबसे अच्छी बड़ी बात है हमारे पास वैक्सीनेशन की जो खुराक है वो पर्याप्त मात्रा में अभी भी मौजूद है और काफी लोगों को वैक्सीनेशन लगा दी गई है, बच्चों तक ये पहुंचा दी गई है वैक्सीनेशन। तो ऐसे में अब जो कैंपेन है वो अवेयरनेस के माध्यम से चलेगा और एम्स में अच्छी खासी यहाँ पर जो तैयारियां हैं वो पहले से कर ली गई हैं। न केवल अभी आज की बात है, ये पिछले एक हफ्ते से लगातार मॉनिटरिंग करी जा रही है, केसेस पे नजर रखी जा रही है। बीते 24 घंटे में दिल्ली में 7 केसेस रजिस्टर्ड किए गए, जिसमें 2 केस जो थे वो विदेश से आने वाले पर्यटकों को मिले। तो ऐसे में कहीं ना कहीं इंटरनेशनल फ्लाइट्स पर नजर रखी जा रही है, देश में आने जाने वाले लोगों पर नजर रखी जा रही है और विशेष तौर पर जो चाइना, जापान इन क्षेत्रों से आ रहे हैं उन पर खासी नजर रखी जा रही है। जैसे जैसे ये अभियान आगे बढ़ेगा, निश्चित तौर पर जागरूकता को बढ़ाने के लिए राज्य की सरकारें, SDM, DM सभी को निर्देश है कि वो स्ट्रिक्टली इसको फॉलो कराएं, भीड़ भाड़ से बचने की हिदायत रखें। वो तमाम पहलू एक बार फिर से लोगों के बीच में होंगे। ठीक है मुकेश, बने रहिए हमारे साथ। श्यामा हमारे साथ बनी हुई है मुंबई से। श्यामा, अगर हम महाराष्ट्र की बात करें तो जो कोविड की पहली लहर, दूसरी लहर हमने देखी थी, उसमें महाराष्ट्र में काफ़ी प्रभाव वहाँ पर पड़ा था और अब जब एक बार फिर कोविड कहीं ना कहीं भारत के दरवाजे पर खड़ा है और खतरे की पूरी आहट देश में सुनाई दे रही है, सरकार पूरी तरह से सतर्क है, तो ऐसे में आज जब मॉक ड्रिल की जा रही है तो महाराष्ट्र की क्या कुछ तैयारियां हैं? जी चंद्रशेखर, इनफैक्ट तीसरी जो लहर भी आई थी कोविड की, उसमें भी महाराष्ट्र काफी ज्यादा अफेक्ट हुआ था। हमने देखा था कि 60-68 हजार केसेस कोविड के पॉजिटिव केसेस हर दिन रजिस्टर किए जा रहे थे, लेकिन अब हम देख रहे हैं कि केसेस बहुत नीचे आ चुके हैं। महाराष्ट्र अब जो है वो 30 या 15, कल की अगर हम बात करें तो कल 15 केसेस रजिस्टर हुए हैं। हम यहाँ पर नायर हॉस्पिटल के पास हैं, जो एक कह सकते हैं कि म्युनिसिपल हॉस्पिटल है, BMC का ही रन हॉस्पिटल है यहाँ पर। तो जो एक तरीके से पूरा जायजा लेने का ये मॉक ड्रिल है कि असेसमेंट करने का हमारे पास कितनी तैयारियां हो चुकी है, हमारे पास हम कितने तैयार हैं, अगर एक और लहर आता है कोविड केस का तो हम कितने प्रिपेयर्ड हैं, उसका आज ये असेसमेंट ड्राइव है, मॉक ड्रिल है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि पहले ही BMC ने अपनी तरफ से एक पूरा एक लिस्ट जाहिर किया हुआ है जिसमें उन्होंने बताया है कि उनके पास में कितनी हॉस्पिटल्स हैं, कितने बेड्स हैं। तो अगर हम बात करें हॉस्पिटल्स की तो उनके पास में टोटल में 10 BMC हॉस्पिटल्स हैं, जिसमें इसके अतिरिक्त अगर हम बात करें तो 3 गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हैं, 21 प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं। अगर हम आइसोलेशन बेड्स की बात करें तो इनके पास आइसोलेशन बेड्स जो है वो 2100 है और जिसमें से 1000 से ज़्यादा बेड्स जो है वो फंक्शनल है। ऑक्सीजन बेड्स की भी बात करें तो ऑक्सीजन बेड्स भी जो है वो 1600 से ज़्यादा बेड्स हैं, जिसमें से 1000 से ज़्यादा बेड्स फंक्शनल
ऑपरेशनल है। ऐसे ही वेंटिलेटर्स, जो रेमडेसिविर मेडिसिन है या इसके अलावा जो मेडिसिन रिक्वायर्ड होती है, वैक्सीन स्टोरेज, जितनी भी वैक्सीन उपलब्ध हैं महाराष्ट्र के पास में, वो एक तरीके से एडुकेट मात्रा में उपलब्ध है यहाँ पर। और आज वो मॉक ड्रिल में सब ये पता चलेगा कि कहाँ पे अगर कोई कमी है तो वो कहाँ है, क्योंकि यहाँ पर देखा जाएगा कि ऑक्सीजन अगर है, ऑक्सीजन प्लांट लगी हुई है या ऑक्सीजन बेड लगी हुई है, तो क्या वो बेड सही से काम कर रहा है, उसके सारे जो एक तरीके से प्रोसेस है वो प्रॉपर काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अगर हम मॉक ड्रिल की बात करें तो ये एक तरीके से एक महाराष्ट्र को या पूरे देश को प्रेप अप करने की एक तैयारी है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि चाइना, जापान, यूएस, ब्राज़ील, ये सभी जगहों पर अब नंबर्स बढ़ रहे हैं। और जैसा हम देखते हैं कि ट्रेंड होता है कि ये सारे देशों में बढ़ता है और फिर उसके बाद में यहाँ पर देश में भी नंबर बढ़ने लगता है, जिसमें सबसे ज़्यादा अफेक्ट होता है महाराष्ट्र। आज भी अगर हम बात करें तो पुणे और मुंबई जो है वो सबसे ज़्यादा केसेस रजिस्टर कर रहे हैं। अब मुंबई ने 5 केस रजिस्टर किया हुआ है, टोटल हमने बताया आपको 15 केसेस रजिस्टर हुए हैं। ये नंबर्स कहीं बढ़े नहीं, इसलिए पहले से ही एक तरीके से प्रिकॉशन लिया जा रहा है। साथ ही लोगों को कहा जा रहा है कि अब आप भीड़ से बचें। ज़्यादा जो पार्टीज होती हैं, न्यू ईयर क्योंकि अब न्यू ईयर, क्रिसमस हो चुका है, न्यू ईयर की पार्टी बची हुई है, तो ऐसे पार्टीज में ही ज़्यादा नंबर्स बढ़ने की संभावनाएं होती हैं। इसीलिए महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने भी एक तरीके से लोगों को कहा है कि पार्टीज या जितने भी भीड़ भाड़ वाली जगह हो वहाँ पर जाने से बचें। लेकिन ये भी एक सामने आई है बात कि जो तानाजी सावंत है महाराष्ट्र के हेल्थ मिनिस्टर, उन्होंने अभी 2 दिन पहले ही एक तरीके से पीसी ली थी और आश्वस्त किया था कि महाराष्ट्र में कोविड की सिचुएशन बिल्कुल नहीं है और किसी को भी डरने की जरूरत नहीं है। हम भी हर बार ये कहते हैं कि डरने की जरूरत नहीं है, बस एहतियात बरतें और जो एक तरीके से कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर की हम हर बार बात करते हैं वो अपनाएं। मास्क पहने, जब केसेस बढ़ने लग जाएं तो भीड़ में अब जाएं तो मास्क पहने, ज़रूर अपने आप को प्रोटेक्ट करें। इसके अलावा सैनिटाइज़र अपने पास रखें। अब बहुत सारे लोग हैं जो अब अपने पास सैनिटाइज़र नहीं रखते, अपना हाथ नहीं रेगुलरली धोते हैं, क्योंकि कोविड के नंबर्स अब बहुत कम हो चुके हैं। लेकिन समय वापस आ रहा है कि हमें अब कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर अपनाना चाहिए। उसके अलावा जो गवर्नमेंट्स हैं वो भी टेस्टिंग, ट्रैकिंग, बिल्कुल श्यामा, ये साफ तौर पर नजर भी आ रहा है, क्योंकि सावधानी ही सबसे बड़ी सुरक्षा है और इसी के मद्देनजर ये पूरा मॉक ड्रिल किया जा रहा है और तमाम तैयारियां लगातार हम अपने दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं कि किस तरह से भारत आज के लिए और आने वाले कल के लिए तैयार है। बहुत बहुत शुक्रिया श्यामा आपका। लेकिन बाकी हमारे सहयोगी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। नितेंद्र का रुख कर लेते हैं एक बार फिर से। सफदरजंग अस्पताल दिल्ली से हमारे साथ जुड़े हुए हैं नितेंद्र, जैसा कि तैयारियों को लेकर जब हम बात कर रहे हैं तो तैयारियां साफ तौर पर तो नजर आ रही हैं। आज इसके लिए जायजा भी लिया जाएगा जब स्वास्थ्य मंत्री खुद वहां पर पहुंचेंगे। इसके अलावा अगर हम बात करें तो ऑक्सीजन के बेड्स को लेकर और इसकी स्थिति को लेकर जो हमने पहले फेज में देखा, दूसरे फेज में देखा और उसके बाद अगर स्थितियां गंभीर होती हैं तो कितने पर्याप्त मात्रा में हमारे पास ऑक्सीजन है और डॉक्टर्स क्या कह रहे हैं, कितने तैयार हैं? नितेंद्र, देखिए एक छोटा सा एग्जांपल मैं दे रहा हूँ। ये राजेश हमारे कैमरामैन दिखाएंगे। ये जो आप बेड देख रहे हैं करीब 28 बेड है पूरा यहाँ से लेकर के शुरू से अंत तक, और इसमें सब आईसीयू बेड है जिसमें ऑक्सीजन की सप्लाई है। बेड के पास ही तमाम इक्विपमेंट है कि अगर कोई गंभीर मरीज आता है तो उसका इलाज किस तरीके से हो। साथ ही साथ बगल में 16 बेड है, तो टोटल 44 बेड शुरुआत में सफदरजंग अस्पताल में है। उसके अलावा एम्स में अलग है, जो केंद्र सरकार की जो और दूसरे अस्पताल आरएमएल है या फिर लेडी हार्डिंग अस्पताल है, वहां पर अलग व्यवस्था है। साथ ही साथ दिल्ली सरकार अपने स्तर पर व्यवस्था कर रही है। अगर हम पूरे देश की बात करें तो पर्याप्त मात्रा में जो बेड की संख्या वो है करीब 1 लाख से अधिक तो आईसीयू बेड है पूरे देश भर में। जो शुरुआत में जो डेडिकेटेड कोविड अस्पताल तैयार किया गया था तो उसके अंतर्गत था। उसके अलावा और भी जब जरूरत पड़ेगी तो उसको बढ़ाया जा सकता है। डीआरडीओ का है या फिर जो गृह मंत्रालय ने अलग से जो बिस्तर अलग से आईसीयू बेड बनाया था, अलग से अस्पताल बनाया था, वो तमाम ऐसे फैसिलिटी है जो जब जरूरत पड़ेगी तो उसको बढ़ाया जाएगा। हालांकि अभी इसकी जरूरत है नहीं, क्योंकि हमारे देश में केस बहुत कम है और उसकी संभावना अभी देखी जा रही है कि कितना वो बढ़ सकता है, क्योंकि हाइब्रिड इम्यूनिटी होने के वजह से हमारे यहाँ बीमारी की जो गंभीरता है या सीवियरिटी है वो जो डॉक्टर है, एक्सपर्ट है, कह रहे हैं कि कम होगी। इसलिए सरकार अपने स्तर पर तैयारी कर रही है। ऑक्सीजन फैसिलिटी हम जानते हैं कि ब्लॉक स्तर पे है,
जिला स्तर पे है, पीएसए प्लांट लगे हुए हैं, हर अस्पताल में ऑक्सीजन की सप्लाई है और उनका खुद का अपना एक तरह से प्रोडक्शन है, तो कहीं दिक्कत नहीं है किसी भी तरीके से। और ये नेटवर्क पिछले 2-3 साल में पूरे ग्रामीण स्तर तक पहुंचाया गया है। तो उन तमाम जो तैयारियां उनको परखने का आज दिन है और सभी स्तर पे ये चेक किया जा रहा है और शाम तक इसका फीडबैक स्वास्थ्य मंत्रालय में आएगा। साथ ही साथ जो मेडिसिन है, मेडिसिन की भी कोई कमी ना हो, जो जरूरी इसके लिए दवाइयां हैं वो पर्याप्त मात्रा में अस्पताल में हो, जो डॉक्टर या पैरामेडिकल्स की जो स्टाफ है उनकी पर्याप्त संख्या में मौजूदगी हो, ये सब पहचान कर ली जा रही है। और आज मॉक ड्रिल में यही देखा जा रहा है, क्योंकि हम जानते हैं कि साथ ही साथ दूसरी जो बीमारी है उसका भी इलाज चल रहा है। तो मेन जो अस्पताल है उसमें बाकी जो गंभीर रोग की बीमारी है, जो मरीज है उनका इलाज चल रहा है, तो उनको कोई दिक्कत ना हो ये भी ख्याल रखा जा रहा है। तो ये एक ऐसी तैयारी है जो भविष्य को देखते हुए है और किसी भी तरीके से कोई कमी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ इसको परखा जा रहा है कि अगर हमें जरूरत पड़ेगी तो हम कितना तैयार हैं। और यही जायजा आज पूरे देश भर में मॉक ड्रिल के जरिए लिया जा रहा है। ठीक है नितेंद्र, आपने बताया कि किस तरह से दिल्ली में तैयारियां हैं, श्यामा बता रही थी कि किस तरह से महाराष्ट्र भी आज पूरी तरह से मॉक ड्रिल के लिए तैयार है। आइए आपको मध्य प्रदेश लिए चलते हैं। भोपाल में हमारे संवाददाता अजीत द्विवेदी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अजीत, मध्य प्रदेश में किस तरह की तैयारियां हैं मॉक ड्रिल को लेकर के? बिल्कुल, देखिए मध्य प्रदेश में तैयारियां जो है पूरी है और 10 बजे यहाँ पर पूरे प्रदेश में जितने भी बड़े अस्पताल हैं वहाँ पर मॉक ड्रिल जो है वो शुरू हो जाएगी और जितने भी जो ऑक्सीजन प्लांट यहाँ पर है उनको चेक किया जाएगा, उनको चलाकर देखा जाएगा कि उनमें कोई दिक्कत तो नहीं है, कोई खामी तो नहीं है और दवाइयों की क्या व्यवस्थाएं हैं वो देखी जाएंगी। साथ ही किस तरीके से जो आइसोलेशन जो बेड है वो किस तरीके से है, किस तरीके से दूसरी जो जरूरी मशीनें हैं जो कि काम आती हैं वो मेडिकल में काम आती हैं वो किस तरीके से काम कर रही हैं। तो तमाम तरह की जो सुविधाएं जो कि जरूरी सुविधाएं हैं उनकी जांच परख यहाँ पर की जाएगी और कई जगहों पर जो मंत्री जो है वो प्रभारी मंत्री वो खुद वहां पर जाएंगे और इन सब व्यवस्थाओं का जो है वो जायजा लेंगे और जितना भी स्टाफ है उसको भी कोशिश की जाएगी वो भी वहां पर उपस्थित रहे, वो भी देखे किस तरीके से पूरी मॉक ड्रिल का वो हिस्सा बने और एक मैसेज देने की कोशिश है कि किस तरीके से अगर कोई विपत्ति आती है, बड़ी लहर आती है तो किस तरीके से हम उससे निपट सकते हैं और किस तरीके से इसका सामना हम कर सकते हैं। तो पूरे प्रदेश में जितने भी बड़े अस्पताल है वहां पर आज मॉक ड्रिल शुरू होगी। करीब 10 बजे पूरे प्रदेश में एक साथ ये मॉक ड्रिल शुरू होगी और सभी अस्पतालों में परखा जाएगा दवाइयों की क्या स्थिति है, वहां पर सुविधाएं किस तरीके से है। हालांकि अभी पूरे प्रदेश में 43,000 से ज्यादा जो बेड है अस्पतालों में वो कोविड मरीजों के लिए आरक्षित किए गए हैं। साथ ही 7,500 से ज्यादा जो आइसोलेशन बेड जो है उनको आरक्षित रखा गया है। साथ ही दवाइयों का पूरा स्टॉक जो है यहाँ पर रखने की कोशिश की गई है कि अगर कोई बड़ी समस्या आती है तो किसी प्रकार की कोई दिक्कत जो है लोगों को ना हो। हालांकि मध्य प्रदेश में अभी तक वैक्सीनेशन के 10 करोड़ से ज्यादा जो है डोज पूरे हो चुके हैं और साथ ही पिछले कुछ दिनों से जो बूस्टर या प्रिकॉशन डोज है उनको लगवाने के लिए भी लोग काफी अवेयर हुए हैं। तो इसको देखते हुए अभी तक मध्य प्रदेश में कोई बहुत ज्यादा केसेस अभी नहीं आ रहे हैं। हम कह सकते हैं कि इकाई के अंक में लगातार कुछ केसेस आए, 2, 4, 5 केसेस जो है वो लगातार पिछले 1 हफ्ते या 2 हफ्ते से बने हुए, लेकिन बड़े केसेस जो है या बहुत ज्यादा सीवियर कंडीशन वाले केसेस बिल्कुल भी नहीं आ रहे हैं। तो इसको देखते हुए अभी हालांकि चिंता की बात नहीं है लेकिन सावधानी बहुत जरूरी है और ये मैसेज मुख्यमंत्री भी लगातार दे रहे हैं लोगों को कि जिन्होंने बूस्टर डोज नहीं लगवाई है वो बूस्टर डोज लगवा लें, प्रिकॉशन डोज लगवा लें और जितने भी प्रोटोकॉल्स हैं कोरोना के, कोविड के, वो लोग फॉलो करना शुरू कर दें क्योंकि हालांकि अभी ऐसी स्थिति नहीं आई है देश में लेकिन कभी भी ये बढ़ सकता है। जो जिस तरीके से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कोविड जो है लगातार बढ़ रहा है और BF7 जो इसका जो वेरिएंट है लगातार अपना प्रभाव दिखा रहा है तो हो सकता है कि देश में भी ये आए और इस तरीके की समस्या जो है पहले जैसे फिर से उत्पन्न हो। इसको देखते हुए अब इस समय पूरी तरीके से मेडिकल फैसिलिटी जो है उसको अलर्ट पे रखा गया है। तमाम तरह की जो चिकित्सा सुविधाएं हैं, जो चूक अगर पहले हो चुकी थी उस चूक का पूरी तरीके से उसको ठीक किया जा रहा है और तमाम जो ऑक्सीजन प्लांट लगाए गए थे उस समय प्रधानमंत्री केयर फंड के माध्यम से उन जो ऑक्सीजन प्लांट का हालांकि उपयोग देखिए पिछले 1 साल से नहीं हो रहा है तो वो किस कंडीशन में है ये बहुत महत्वपूर्ण है। और ऐसे जितने भी ऑक्सीजन प्लांट हैं, क्योंकि ऑक्सीजन प्लांट लगाना सभी अस्पतालों में कंपलसरी कर दिया गया था, खासतौर पर जो बड़े अस्पताल हैं वहां पर कंपलसरी कर दिया गया था और ऐसे जो प्लांट है वो किस स्थिति में है इसको आज जरूर देखा जाएगा, जांचा जाएगा, उनको चलाकर देखा जाएगा। अगर कोई खामियां होती है, कुछ समस्या होती है तो उसको तुरंत ही दुरुस्त किया जाएगा और इसके लिए हायर लेवल पे जो है, आला लेवल पे जो है
मॉनिटरिंग की जा रही है। जो स्वास्थ्य मंत्री है प्रदेश के वो भी लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं। मुख्यमंत्री स्वयं जो है लगातार पिछले कुछ दिनों से बैठकें कर रहे हैं और आवश्यक निर्देश दे रहे हैं और वो खुद मॉनिटर करेंगे जो तमाम जो मॉक ड्रिल होगी उसमें जो समस्याएं निकल के आएंगी, जो खामियां निकल के आएंगी, उनको भी ठीक करने का प्रयास जो है वो किया जाएगा। ऐसे में आज जब जायजा लिया जाएगा तो स्थितियां और ज्यादा स्पष्ट हो जाएंगी। आप बने रहिए हमारे साथ। एक बार फिर से दिल्ली के एम्स का रुख कर लेते हैं। मुकेश शुक्ला हमारे सहयोगी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। मुकेश, जब हम बात कर रहे हैं तो दिल्ली क्योंकि तमाम इंटरनेशनल फ्लाइट्स यहां पर आती हैं और हमने देखा है कि उस पर मॉनिटरिंग भी की जा रही है। ऐसे में BF.7 जिस संक्रमण की यह बात की जा रही है वो ये बताया जा रहा है कि वो और ज्यादा तेजी से फैलता है, तो ऐसे में संक्रमित होने के जो चांसेस हैं वो और ज्यादा बढ़ जाते हैं। ऐसे में तैयारियों के लिहाज से तो हम तैयार हैं, लेकिन जो इंपैक्ट पहली डोज, दूसरी डोज और उसके बाद बूस्टर डोज, वो कितना इंपैक्टफुल यहां पर रहने वाला है? बिल्कुल गौरव, आपने सही बताया कि ये जो वेरिएंट है ये खासा प्रभावित है। इसका संक्रमण जो है वो तेजी से फैलेगा, इसी को लेकर के ये मॉक ड्रिल की जा रही है और जनता के बीच में एक संदेश देने की कोशिश की जा रही है कि आप कैसे बच सकते हैं, आपको कितना एहतियात रखना है। और जो हमारी वैक्सीनेशन ड्राइव है वो दुनिया के कई आप देखिए देशों से बेहतर रही है, या यूं कहे कि उनसे शानदार रही है कि अभी तक कई ऐसे देश हैं जहां पर लोगों को बताना पड़ रहा है कि आपको वैक्सीनेशन हो जाना चाहिए, वैक्सीन लगवा लेनी चाहिए। लेकिन हमारी जनता ने जिस तरह से सहयोग दिया, देश के प्रधानमंत्री ने जिस तरह से आह्वान किया और जिस तरह से 2 डोज पूरी करने के बाद सुपर डोज दी गई और उसके बाद नेजल ड्रॉप भी आ गई, तो कहीं ना कहीं देश पहले से इस पर काम कर रहा है, हमारे साइंटिस्ट इस पर काम कर रहे हैं और यही बताना चाह रहे हैं कि इस बार की स्थिति भयावह ना हो, पब्लिक जागरूक रहे। एम्स जो है वो हमारे हिंदुस्तान का सबसे बड़ा अस्पताल है, यहाँ दुनिया के कोने कोने से हर वर्ग का व्यक्ति आता है। ऐसे में यहाँ पर एम्स की जिम्मेदारी बढ़ जाती है। एम्स ने पहले भी जिस तरह से बढ़ चढ़ के इस मुहिम में हिस्सा लिया था, जिस तरह से जनता को राहत दी थी, वो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं बड़ी बात रही है, मील का पत्थर साबित हुआ। ऐसे में हर बड़े हॉस्पिटल, छोटे हॉस्पिटल में ऑक्सीजन प्लांट लगा दिए गए हैं, ऑक्सीमीटर्स जो हैं वो मौजूद हैं। ऐसे में किसी को अपना बीपी चेक करना है, ऑक्सीजन चेक करना है तो वो घर पे भी चेक कर सकते हैं। ये सुविधा भी सरकार ने पब्लिक को बताने की कोशिश करी थी, जो हमारा ऐप था उसके थ्रू बताने की कोशिश करी थी। कोविन ऐप में सब जानकारियां मौजूद थी। आज जो है एक बार फिर से बड़ा दिन है क्योंकि नया साल आने वाला है। कई सारे त्यौहार अभी बीते दिनों में गए हैं, अभी हमने क्रिसमस मनाया, तो ऐसे में जनता भीड़ में ना जाए, जनता को भीड़ से थोड़ा दूर आ जाए, ये भी एक संदेश देने की कोशिश की जा रही है कि जरूरत है तो घर से बाहर निकले, अन्यथा ना निकले। बच्चों को सुरक्षित रखिए क्योंकि ठंड का जो प्रकोप है वो भी कहीं ना कहीं बढ़ रहा है। ऐसे में फीवर होने से या थोड़ा सा कोल्ड कफ होने से आदमी कहीं ना कहीं कंसर्न करने लगता है, क्योंकि स्थिति जो डर है वो आपको किसी भी स्थिति में ले जा सकता है। उस डर से बाहर निकालने की कोशिश की जा रही है। सरकार पूरी तरह से तैयार है। सरकार जनता को ये बताना चाह रही है कि उनके पास पर्याप्त बेड है, ऑक्सीजन है, बस जरूरत है तो सचेत रहने की, सावधान रहने की, जरूरत पड़ने पे ही घर से बाहर निकलने की। बाकी सभी चीजों का जायजा आज से लेना एक बार फिर से जो है वो वैश्विक स्तर पर शुरू कर दिया जाएगा। ठीक है मुकेश, आपका शुक्रिया। लेकिन अजीत और नितेंद्र आप हमारे साथ बने रहिए। कुछ ही देर में हम उत्तर प्रदेश भी चलेंगे कि वहाँ किस तरह से मॉक ड्रिल की तैयारी हो रही है। इस बीच हम नितेंद्र से बात करना चाहेंगे। नितेंद्र, एक तरफ जहाँ मॉक ड्रिल चल रही है सरकार की ओर से, विभिन्न जो अस्पताल हैं वहाँ पर जो व्यवस्थाएं हैं वो कितनी चाक चौबंद हैं। पीएम केयर्स फंड के तहत जो विभिन्न अस्पतालों में देश भर में ऑक्सीजन प्लांट लगे हुए हैं वो कितना काम कर रहे हैं, ये सब देखने का आज दिन है। वहीं साथ ही साथ आपसे ये भी जानना चाहेंगे, जहां सरकार अपनी ओर से पूरा सतर्क है, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय पहले ही दिन से जब बाहर से खबरें आई चीन को लेकर के या दूसरे देशों में जो बढ़ते हुए मामले हैं उनको लेकर के केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय एक्टिव हो गया। उसके बाद प्रधानमंत्री, जिन्होंने पिछली जो 3 लहरें देश में आई थी वहां पर प्रधानमंत्री ने जिस तरह से नेतृत्व किया, एक बार फिर प्रधानमंत्री मोर्चे पर आ गए। उन्होंने समीक्षा बैठक की, काफ़ी उच्च स्तर की एक बैठक की, अधिकारियों को निर्देश दिए। इस सब के बीच अगर हम आम जनता की बात करें तो आम जनता की भागीदारी किस तरह की होनी चाहिए इस वक्त पर? बात से हम बात करें तो जो सरकार का अप्रोच रहा है वो एक तरह से पीपल सेंट्रिक रहा है, होल ऑफ गवर्नमेंट अप्रोच रहा है, होल ऑफ सोसाइटी अप्रोच रहा है कि पूरी सरकार एक साथ काम करेगी, चाहे वो केंद्र की हो, राज्य की हो या फिर केंद्र शासित प्रदेश की हो, और पूरी जो जनता है
जो समाज है, वो जन भागीदारी है, वो साथ काम करेगा, जिसमें व्यक्तिगत स्तर पे या सामाजिक संगठन के स्तर पे या एनजीओ के स्तर पे या भी जितने भी हमारे जो संगठन होते हैं वो इसमें सक्रिय रहते हैं और समाज में साथ आते हैं। तो ये अप्रोच रहा है जिसके वजह से हमने देखा कि चाहे वो पहली लहर हो या दूसरी लहर हो या तीसरी लहर हो, उसमें पूरा देश एक साथ खड़ा हुआ नजर आया और लड़ता हुआ नजर आया। फिर एक बार वही स्थिति है, सरकार अपने स्तर पे काम कर रही है। सरकार का काम है कि वो टेस्टिंग की फैसिलिटी बढ़ाए, जो कि वो बढ़ा रही है। सरकार का काम है कि अस्पतालों में व्यवस्था अच्छी हो, जिसका आज जायजा मॉक ड्रिल के जरिए लिया जा रहा है। दवाएं पर्याप्त मात्रा में हो, डॉक्टर और जो पैरामेडिकल स्टाफ हो वो पर्याप्त मात्रा में हो, वो तमाम व्यवस्था की जा रही है। जो जनता का काम है, अब बारी जनता की है। जनता तैयार रहेगी, सतर्क रहेगी, तो बीमारी की गंभीरता को हम कम कर पाएंगे, संक्रमण कम हो पाएगा। क्योंकि सबसे पहले सामना किसका होता है? जनता का होता है वायरस से। हम संक्रमित होंगे, फिर हम टेस्ट कराने जाएंगे, टेस्ट कराने के बाद अगर हम इलाज की जरूरत हुई तो घर पे इलाज कराएंगे, अस्पताल में इलाज कराएंगे। तो सबसे जिम्मेदारी जनता की है कि अगर हम प्रोटोकॉल का पालन करेंगे, जिसमें मास्क लगाएंगे, 2 गज की दूरी का पालन करेंगे, हाथ धोते रहेंगे, सैनिटाइज अपने हाथ को करते रहेंगे, तो हम संक्रमित नहीं होंगे। भीड़ भाड़ में जाने से बचे। एक ही रूम में अगर कोई 10 लोग हो, 5 लोग हो, तब भी हम मास्क लगाएंगे। तो अगर ये हम प्रोटोकॉल का पालन करते हैं तो संक्रमण के खतरे को कम कर सकते हैं। मान लिया किसी कारण से आप संक्रमित होते हैं तो आप जाकर के टेस्ट कराइए। टेस्टिंग की सुविधा है, करीब 3500 पूरे देश भर में लैब है जहां पर आप टेस्ट करा सकते हैं। साथ ही साथ अस्पताल में इलाज की जरूरत होगी तो आपको इलाज भी मिलेगा। तो जनता भी तैयार है और जनता को तैयार और भी किया जा रहा है। बीते 3 दिन की हम बात करें, अगर आप भी निकल रहे होंगे तो आपने देखा होगा कि मास्क लोग अब पहन रहे हैं, ज्यादा से ज्यादा संख्या में पहन रहे हैं। पहले ये नहीं था, 3 दिन पहले से नहीं था। जब से सरकार ने गाइडलाइन इशू किया है या बोलना शुरू किया है या हम लोग ने दिखाना शुरू किया है, तो जागरूकता बढ़ी है और आने वाले दिनों में धीरे धीरे और जागरूकता बढ़ेगी। और यही जरूरत है, वक्त के साथ यही जरूरत है कि सरकार भी तैयार रहे और जनता भी तैयार रहे। बिल्कुल नितेंद्र, आप बने रहिए हमारे साथ। अब एक बार उत्तर प्रदेश का रुख कर लेते हैं और लखनऊ की स्थिति क्या कहती है और उत्तर प्रदेश में क्या कुछ हो रहा है उस पर भी नजर डाल लेते हैं। विकास सिंह हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विकास, इससे पहले हमने दिल्ली की बात करी, हमने महाराष्ट्र की बात की और मध्य प्रदेश में क्या हालात हैं वहां की बात करी। उत्तर प्रदेश की बात करें, राजधानी लखनऊ में हमने वहां पर पैंडेमिक में जो सिचुएशन आई थी वो भी देखी थी। आज की स्थिति क्या कहती है और तैयारियां कितने चरम पर नजर आ रही हैं? जी बिल्कुल, उत्तर प्रदेश में आज तैयारियों की जा रही हैं और देख रहे हैं कि उत्तर प्रदेश जो हमने देखा पिछले समय में आबादी के लिहाजे से देश का सबसे बड़ा प्रदेश था और उत्तर प्रदेश में किया गया कोरोना को लेकर जो प्रबंधन था पूरी दुनिया ने उसे सराहा था। और आज भी उसके मद्देनजर उत्तर प्रदेश के समस्त अस्पतालों में आज तैयारियां की गई हैं। अपना मॉक ड्रिल किया जा रहा है। चाहे L1, L2 और L3 के जो हॉस्पिटल हैं वहां पर कोविड के संबंध में जो भी चीजें, जो भी सुविधाएं हैं उनको रीचेक किया जाएगा। इसके साथ साथ यहाँ पर जमीनी स्तर पर सुदूर PSC और CSC स्तर पे भी जो ANMs हैं, आशा बहु हैं, वहां पर भी जो है कह रहे हैं किस तरीके से हम तैयारियां कर सकते हैं, कैसे जो संभावित चुनौती है फिर से हम कैसे जो है कह रहे हैं जो चुनौती आने वाली एक है उससे के प्रति हमारी जो तैयारी है उसको हम किस तरीके से कर सकते हैं, उसे आज फिर से रीचेक किया जा रहा है। सरकार ने यह निर्देश दिया है। हम उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के सिविल अस्पताल में है। यहाँ पर संभावना यह है कि प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक 9:30 बजे के तकरीबन यहाँ पर आएंगे और यहाँ पर अस्पताल में जो भी सुविधाएं हैं कोविड के संबंध में जो भी तैयारियां थी वहां पे, चाहे वो ऑक्सीजन की हो, चाहे बेड की हो, चाहे एक अलग डेडिकेटेड स्टाफ की हो, डॉक्टर्स की हो, नर्सों की हो, वो समस्त सुविधाओं को चेक किया जाएगा। इसी के साथ साथ मेडिकल कॉलेज हो, पूरे 22 मेडिकल कॉलेज को भी इसके लिए तैयार किया गया है विशेष सुविधाओं के लिए। और तमाम जो अदर जो जरूरतें होती हैं, चाहे एम्बुलेंस की जरूरत हो, चाहे अतिरिक्त मदद की जरूरत हो, इसके साथ साथ उत्तर प्रदेश में इंटीग्रेटेड कमांड सेंटर एक बार फिर से स्टेब्लिश कर दिया गया है कि किस तरीके से हम संभावित चुनौतियों को एक बार उस पर लगातार नजर बनाए रखें। क्योंकि कोरोना के मरीजों की संख्या फिलहाल तो अभी प्रसार नहीं है, लेकिन अगर बढ़ता है तो हम किस तरीके से उस पर काबू पा सकते हैं। बिना किसी पैनिक फैलाए सावधान रहने की जरूरत है, घबराने की जरूरत नहीं है। सरकार की तरफ से एडवाइजरी जारी की गई है कि आप निर्धारित प्रोटोकॉल का पालन करते रहें,
क्योंकि अगर आप प्रोटोकॉल का पालन करेंगे, हमने देखा था उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से कोविड प्रबंधन हुआ था, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निर्देशन में जो यहाँ पे काम किए गए थे, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जो करवाए थे, हमने देखा भी था कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जब कोरोना पॉजिटिव हुए थे, एक भी दिन उन्होंने आराम नहीं किया, बाकायदा वर्चुअल वो मीटिंग लेते रहे थे। तो इस तरीके से यहाँ पर जो मुख्यमंत्री काम करते हैं तो यहाँ के कर्मचारी भी उसी तरीके से काम करते हैं, और उन्हीं तैयारियों को एक बार फिर से आज रिबूट कर रहे हैं। और एक बार फिर से विकास हमारे संवाददाता बता रहे हैं कि उत्तर प्रदेश भी पूरी तरह से तैयार है आज की मॉक ड्रिल के लिए, और अब से तकरीबन 1-1.5 घंटे के बाद पूरे देश में ये मॉक ड्रिल शुरू हो जाएगी। और काफ़ी महत्वपूर्ण है क्योंकि जिस तरह के हालात बने हुए हैं दुनिया के कुछ देशों में, ऐसे में भारत को सतर्क रहना काफ़ी ज़रूरी है। और भारत की सरकारों की अगर हम बात करें, चाहे केंद्र सरकार की बात करें, राज्य सरकारों की बात करें, पूरा जो भारत का हेल्थ सिस्टम है वो पूरी तरह से तैयार हो गया है। और आज इसी तैयारी को परखने के लिए ये मॉक ड्रिल है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी लोगों का हमको ये सब जानकारियां हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो आज का दिन काफ़ी महत्वपूर्ण है, जहां एक तरफ तैयारियां किस तरह की हैं कोविड से लड़ने के लिए, उसके लिए मॉक ड्रिल की जानी है। और साथ ही साथ गौरव, आजकल हम देख रहे हैं कि बूस्टर डोज लगाने वालों की संख्या एकाएक बढ़ गई है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है क्योंकि जिन लोगों ने बूस्टर डोज नहीं ली है वो भी जाकर के अपना बूस्टर डोज लें। और साथ ही साथ अब तो नाक से लेने वाली जो वैक्सीन है उसको भी मंजूरी मिल गई है और कई जगहों पर वो उपलब्ध भी होनी शुरू हो गई है। तो ज़रूर आप जाकर बूस्टर डोज लीजिए और सरकारें पूरी तरह से सतर्क हैं। आपकी जो भागीदारी है आप उस भागीदारी को पूरा कीजिए। बिल्कुल, जो कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर है, कोविड प्रोटोकॉल है, उसका पालन कीजिए। और हम भी आपसे यही दरख्वास्त करना चाहेंगे कि सावधान रहिए, सतर्क रहिए और अपना और अपने पूरे परिवार का बहुत ख्याल रखिए। छोटे से ब्रेक का वक्त हो गया यहाँ पर, जल्द लौटते हैं। क्या बात है, 3 महीने में पैसे डबल, वाह, फास्ट और हाई रिटर्न्स भी। क्या स्कीम है? कल तो नहीं थी यहाँ, और कल होगा भी नहीं। तूने कभी 5 ओवर में डबल सेंचुरी मारी है? ऐसे स्कीम के बहकावे में आके हम धोखा खा सकते हैं। और आरबीआई कहता है अपना पैसा सुरक्षित रखो और समझदारी से निवेश करो। अगर ज्यादा रिटर्न के पीछे भागोगे तो रिस्क भी उतना ही उठाओगे, और फास्ट रिटर्न से बच के, और फास्ट बॉलिंग से भी। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। हमने फसल बीमा योजना को अधिक प्रभावी बनाया, उसके दायरे में ज्यादा किसानों को लाए। नहीं है डर, नहीं फिकर, मिली हमें नई डगर। फसल का करवा के बीमा, किसान की चिंता को छीना। हुआ सुरक्षित कल, सुरक्षित फसल निश्चित किसान। फसल बीमा सबका समाधान। आज ही प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना से जुड़ें और फसल नुकसान से होने वाली आर्थिक हानि से निश्चिंत हो जाएं, ताकि प्राकृतिक और स्थानीय आपदा पर भी फसल नुकसान होने पर आप उसकी सही कीमत पाएं। प्रधानमंत्री फसल बीमा से जुड़ने के लिए आज ही नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में जाएं, क्योंकि सुरक्षित फसल निश्चिंत किसान। फसल बीमा सबका समाधान। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। REC unleashes the potential of energy. REC funds energy. Funding that catalyzes. Funding that inspires. Funding that transforms. For sustainability and reliability. For investment and development. Adding value. Every day in every way. This is what our energy is. This is REC. स्वागत है आपका ब्रेक के बाद, और आइए अब अगली खबर की ओर चलते हैं। बिल्कुल, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू हैदराबाद में आज केशव मेमोरियल एजुकेशनल सोसाइटी के छात्रों और संकाय सदस्यों को संबोधित करेंगी। इसके अलावा राष्ट्रपति सरदार वल्लभ भाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी का दौरा करेंगी, जहां वे भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारी प्रशिक्षुओं को संबोधित करेंगी। वहीं हैदराबाद में राष्ट्रपति मिश्र धातु निगम लिमिटेड मिधानी की वाइड प्लेट मिल का भी उद्घाटन करेंगी। इससे पहले कल राष्ट्रपति मुर्मू अपने 5 दिवसीय दौरे पर तेलंगाना पहुंची थी। राष्ट्रपति ने श्री शैलम मंदिर का दौरा किया और भगवान मल्लिकार्जुन स्वामी की विशेष पूजा की। इसके बाद राष्ट्रपति मुर्मू ने प्रसाद योजना के तहत पर्यटन सुविधा केंद्र का भी उद्घाटन किया।
राष्ट्रपति ने श्री शैलम मंदिर में केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय की प्रसाद योजना के अंतर्गत विकास परियोजनाओं का शुभारंभ किया। दिल्ली समेत उत्तर भारत के कई हिस्सों में शीतलहर जारी है। दिल्ली एनसीआर में आज सुबह भी घना कोहरा छाया रहा। दिल्ली में आज न्यूनतम तापमान 60 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। घने कोहरे के कारण शहर के कुछ इलाकों में विजिबिलिटी घटकर 50 मीटर रह गई, जिससे सड़क और रेल यातायात प्रभावित हुआ। मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक उत्तर पश्चिम से मैदानों को पार कर आने वाली हवाओं की वजह से तापमान में गिरावट आने से गलन बढ़ी है और कोहरा छाया हुआ है। दिल्ली की सड़कों पर कोहरे की वजह से कम विजिबिलिटी के कारण सड़कों पर धीमी रफ्तार में गाड़ियां चलती दिखाई दी। और हिमाचल प्रदेश की ऊंची पहाड़ियों पर बर्फबारी का दौर शुरू हो गया है। सोमवार को लाहौल और स्पीति जिले के शिंकुला दर्रा में ताजा बर्फबारी हुई। इसके साथ ही ठंड का प्रकोप भी लगातार बढ़ना शुरू हो गया। बर्फबारी शुरू होते ही लाहौल स्पीति प्रशासन ने घाटी पहुंचे पर्यटकों को मनाली की ओर रवाना करना शुरू किया, जिसके कारण मार्ग में कई जगहों पर जाम के हालात देखने को मिले। मौसम विभाग की ओर से 25 और 26 दिसंबर को ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी की चेतावनी जारी की गई थी। हालांकि 25 दिसंबर को बर्फबारी देखने को नहीं मिली, लेकिन 26 दिसंबर को बर्फबारी का दौर शुरू हो गया। उत्तर प्रदेश के अयोध्या में शीतलहर का प्रकोप बरकरार है। पहाड़ों पर हुई बर्फबारी की वजह से मैदानी इलाकों में सर्दी ने अपना असर दिखाना शुरू कर दिया है। ठंड और ठिठुरन के कारण आम जनजीवन प्रभावित है। गलन भरी सर्दी से लोगों का घर से निकलना मुश्किल हो गया है। सर्दी और कोहरे के चलते ज्यादातर स्कूलों का समय भी बदल दिया गया है। ठंड से बचने के लिए लोगों को अलाव का सहारा लेना पड़ रहा है। वहीं कोहरे के कारण वाहन चालकों को भी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। मौसम विभाग के अनुसार अभी अगले कुछ दिनों तक ठंड का कहर जारी रहेगा। और उत्तर प्रदेश के बरेली में शीतलहर से ठिठुरन काफी बढ़ गई है। उत्तराखंड के पहाड़ों पर लगातार बर्फबारी और ठंडी हवाओं ने बरेली में गलन बढ़ा दी है। पूरा शहर कोहरे की चादर से ढक गया है। बरेली में ठंड बढ़ने के बाद रैन बसेरों में लोगों की संख्या में इजाफा हुआ है। लगातार गिरते पारे के कारण लोगों को आग जलाकर और रैन बसेरों के सहारे रात गुजारनी पड़ रही है। ठंड से लोगों को राहत पहुंचाने के लिए बरेली के जिलाधिकारी शिवकांत द्विवेदी ने रैन बसेरों में व्यवस्थाओं का जायजा लिया। साथ ही सर्द रातों में सड़क किनारे रहने को मजबूर लोगों को कंबल वितरित किए। और आइए दिल्ली चलते हैं। हमारे संवाददाता गिरीश निशाना हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे बातचीत करते हैं। गिरीश, आज की अगर हम बात करें तो सवेरे में काफी कोहरा था दिल्ली की सड़कों पर। अभी क्या कुछ हालात बने हुए हैं? देखिए चंद्रशेखर, मैं आपको बताना चाहूँगा, सुबह में काफ़ी कोहरा देखने को मिल रहा था। कई जगह पे तो केवल 50 मीटर ही दृश्यता थी और रनवे की अगर बात की जाए तो वहाँ भी कई जगह पर 100 से लेकर 500 मीटर तक की ही दृश्यता देखने को मिली, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं न केवल हवाई यातायात प्रभावित हुआ बल्कि रेल यातायात भी प्रभावित हुआ है और सड़क पर चलने वाले वाहनों को भी काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। दिल्ली की सड़कों पर भी कहीं ना कहीं बहुत धीरे धीरे वाहन चलते नजर आए। लेकिन इस समय क्योंकि पिछले हम 1 घंटे से दिल्ली की सड़क पर हैं और यहाँ पर हम देख सकते हैं कि लगातार ठंडी हवाएं चल रही हैं और हवाएं चलने की वजह से जो है इस समय कोहरा थोड़ा छट गया है। मेरे कैमरा सहयोगी अनिल से कहूँगा कि वे दृश्य दिखाएं जहाँ आप मेरे पीछे देख सकते हैं। इस समय हम इंडिया गेट के नज़दीक खड़े हुए हैं और ये इंडिया गेट के नज़दीक का नज़ारा है और आप देख सकते हैं किस तरह से यहाँ वाहन आ रहे हैं और सभी अपनी लाइटें जलाकर चल रहे हैं। हालांकि सुबह 7:12 का समय था सूर्योदय का दिल्ली के अंदर, लेकिन अभी तक सूर्यदेव के दर्शन दिल्ली में नहीं दिखाई दे रहे हैं क्योंकि धुंध थोड़ी छाई हुई है। और साथ साथ इस समय जो है तापमान की अगर बात की जाए तो तापमान भी अभी तक जो है 5.6 डिग्री सेल्सियस जो न्यूनतम तापमान है वो बना हुआ है। जिस तरह से सुबह के समय में ये इतना न्यूनतम तापमान था और अधिकतम तापमान 7 डिग्री सेल्सियस बना हुआ है। अगर कल की बात की जाए चंद्रशेखर और गौरव, तो कल 4 डिग्री सेल्सियस दिल्ली के अंदर न्यूनतम तापमान दर्ज किया गया था, जो सामान्य से 4 डिग्री सेल्सियस कम रहा। तो कहीं ना कहीं देश की राजधानी दिल्ली के अंदर कड़ाके की ठंड पड़ रही है। लोग अलाव जलाकर अपना सहारा ले रहे हैं। धुंध की वजह से यातायात प्रभावित
पहुंचता है। और इसी तरह से दिल्ली एनसीआर के तमाम इलाकों में इसी तरह का इस समय मौसम बना हुआ है। मौसम विभाग के अनुसार अभी कुछ दिनों तक, अगले 4-5 दिनों तक इसी तरह से तापमान बना रहेगा, यानी कि न्यूनतम तापमान 5 से लेकर 7 डिग्री सेल्सियस के आसपास बना रहेगा और अधिकतम तापमान 18 से 20 डिग्री सेल्सियस तक बना रह सकता है। ये मौसम विभाग का अनुमान है। लेकिन अगर आज की बात की जाए तो अभी तक दिल्ली के अंदर न्यूनतम तापमान जो है 5.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है और अधिकतम अभी तक का 7 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। हालांकि जो मुख्य रूप से जो आंकड़े साझा किए जाएंगे, अब से कुछ देर बाद मौसम विभाग उसको साझा करेगा, लेकिन अभी तक रात से लेकर अभी तक का ये तापमान 5.6 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान बताया गया है। लेकिन ठंड कड़ाके की पड़ रही है। आप देख सकते हैं दिल्ली के अंदर ठिठुरन वाला माहौल बना हुआ है। लोग अपने घरों से बाहर कम ही निकल रहे हैं। काफी ऐसे माता पिता भी हैं जिन्होंने अपने बच्चों को भी स्कूल नहीं भेजा है और कहीं ना कहीं छुट्टियां कराई हैं, क्योंकि जिस तरह से लगातार ये ठंड बढ़ रही है और इस समय कहें तो ठंडी हवाएं चल रही हैं, उसका कहर कहीं ना कहीं दिल्ली की जनता पर साफ देखने को मिल रहा है। बिल्कुल, ऐसे में प्रशासन की तैयारियां भी साफ तौर पर नजर आ रही हैं। लोग अपने घरों में रहें और किस तरह से अब क्योंकि ठंड जिस तरह से बढ़नी शुरू हुई है तो कहीं ना कहीं लोगों को सावधानी और सतर्कता बरतना बेहद जरूरी हो जाता है। बहुत बहुत शुक्रिया गिरीश आपका तमाम जानकारियां हमसे साझा करने के लिए। लेकिन आप भी अपना बहुत ख्याल रखिए, सावधान रहिए, सतर्क रहिए और इन ठंडी हवाओं से अपने आप को बचाइए। वक्त एक छोटे से ब्रेक का हो गया है, जल्द लौटते हैं। सर, आपका केवाईसी अपडेट करना है, नहीं तो अकाउंट और एटीएम कार्ड ब्लॉक हो जाएगा। सावधान सावधान, 2.5 करोड़ का इनाम मुझे। देखिए, अनजाने कॉल्स, फर्जी ईमेल्स, लिंक्स और जाली ऐप से अपना पिन, ओटीपी, पासवर्ड कभी भी किसी के साथ शेयर न करें। आप रहेंगे सावधान तो नहीं होगा नुकसान। आरबीआई कहता है, जानकार बनिए, सतर्क रहिए। REC unleashes the potential of energy. REC funds energy. Funding that catalyzes. Funding that inspires. Funding that transforms. For sustainability and reliability. For investment and development. Adding value every day in every way. This is what our energy is. This is REC. तो ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है और अब देखते हैं दुनिया भर की कुछ खास खबरें। अमेरिका में बर्फीले तूफान का कहर जारी है। अमेरिका में बर्फीले तूफान से मरने वालों की संख्या में भी इजाफा हुआ है। बर्फीले तूफान से मरने वालों की संख्या बढ़कर 60 हो गई है। इसके अलावा इस तूफान ने लाखों लोगों को बुरी तरह प्रभावित किया है। पश्चिमी न्यूयॉर्क के बफेलो क्षेत्र में बर्फीले तूफान से मरने वालों की संख्या बढ़कर 25 हो गई है। बता दें कि पश्चिमी न्यूयॉर्क का बफेलो शहर बर्फीले तूफान से अत्यधिक प्रभावित हुआ है। बर्फीले तूफान के परिणाम स्वरूप कई क्षेत्रों की बिजली भी कट गई है। यही नहीं, इस तूफान का प्रभाव अमेरिका के पड़ोसी राज्य मैक्सिको तक देखने को मिल रहा है। व्हाइट हाउस ने एक बयान में कहा कि राष्ट्रपति ने मृतकों के निधन पर दुख जताया है। साथ ही राष्ट्रपति और प्रथम महिला की प्रार्थनाएं न्यूयॉर्क के लोगों के साथ हैं जिन्होंने इस तूफान में अपनों को खोया है। बता दें कि अमेरिका में बर्फीले तूफान ने पूरे देश को बुरी तरह प्रभावित किया है। इस तूफान से कई लोगों की मौत हो गई है और मौसम संबंधी सड़क दुर्घटनाओं का सामना करना पड़ा है। जानकारी के अनुसार क्रिसमस वीक के दौरान अमेरिका में आए तूफान का असर यातायात पर भी पड़ा है। तूफान के चलते फ्लाइट्स, ट्रेनें और सड़क मार्ग प्रभावित हुए हैं। और जापान के बड़े हिस्से में भारी बर्फबारी से अब 17 लोगों की मौत हो गई है और 90 से अधिक लोग घायल हो गए हैं। इसके अलावा सैकड़ों घरों में बिजली भी गुल हो गई है। आपदा प्रबंधन अधिकारियों के अनुसार जापान के कुछ क्षेत्रों में भारी बर्फबारी हुई। इसके कारण जापान के उत्तरी क्षेत्रों में राजमार्गों पर सैकड़ों वाहन फंस गए। क्रिसमस वीक में अधिक बर्फबारी से मरने वालों की संख्या 17 हो गई है और घायलों की संख्या 93 हो गई है। बता दें कि इनमें से कई छतों से बर्फ हटाते समय लोग गिर गए थे और वहीं बर्फबारी प्रभावित क्षेत्रों को लेकर
नगर पालिका ऑफिसों ने स्थानीय निवासियों से बर्फ हटाने की गतिविधि के दौरान सावधानी बरतने की अपील की है। बता दें कि पूर्वोत्तर जापान के कई हिस्सों में मौसम के औसत से 3 गुना अधिक बर्फबारी दर्ज की गई है। अर्थव्यवस्था और उद्योग मंत्रालय के अनुसार क्रिसमस की सुबह लगभग 20,000 घरों की बिजली चली गई। इसके अलावा बर्फबारी के चलते जापान के उत्तरी मुख्य द्वीप में एक विद्युत शक्ति संरक्षण टावर गिर गया। हालांकि बाद में अधिकांश क्षेत्रों में बिजली बहाल कर दी गई। और यहां पर एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। हाँ, जैसे सही वजन से ग्राहक होते हैं खुश, वैसे ही सही सुरक्षा से परिवार होता है कल की चिंता से मुक्त। इसलिए मेरी मानो, आज ही जुड़िए प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना और प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना से, जो देती हैं 2-2 लाख रुपए का बीमा। दिखाइए समझदारी, निभाइए जिम्मेदारी। आज ही अपनी नजदीकी बैंक शाखा या डाकघर जाकर इन योजनाओं से जुड़ें। हमारा डेजर्ट आ गया पर हमारी चैंपियन नहीं आई अब तक। बिल भरने के पहले तो आएगी ना। सो गर्ल्स, क्या हो रहा है? बिल हो रहा है। चल अपना कार्ड दे। पिन दे। RBI कहता है अपना पिन, OTP, CVV या इंटरनेट बैंकिंग पासवर्ड किसी को ना दे। ऑनलाइन बैंकिंग सिर्फ अपने ही कंप्यूटर, मोबाइल और सिक्योर नेटवर्क से करें। हाँ, ये खाने की चैंपियनशिप थी क्या? RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है और आइए अब देखते हैं खेल जगत की खबरों को। फीफा विश्व कप समाप्त हो चुका है और क्लब फुटबॉल एक बार फिर से शुरू हो चुका है। इंग्लिश प्रीमियर लीग में लिवरपूल ने जीत के साथ आगाज किया है। बॉक्सिंग डे पर खेले गए मुकाबले में लिवरपूल ने एस्टन विला को 3-1 से हरा दिया। इस जीत के साथ लिवरपूल ने शीर्ष 4 में पहुंचने की अपनी कोशिश को फिर से बल दिया है। वहीं माइकल ओवेन और रहीम स्टर्लिंग के बाद स्टीफन वेजिटिक लिवरपूल के तीसरे सबसे कम उम्र के प्रीमियर लीग स्कोरर बन गए। वहीं EPL के एक अन्य मुकाबले में आर्सेनल ने वेस्ट हैम को मात दे दी है। देर रात खेले गए मुकाबले में आर्सेनल ने वेस्ट हैम को 3-1 से हराया। इस जीत के साथ आर्सेनल 7 पॉइंट्स की लीड के साथ अंक तालिका में शीर्ष स्थान पर बना हुआ है। वहीं गैब्रियल मार्टिनेली इस सीजन में प्रीमियर लीग में आर्सेनल की ओर से बुकायो साका और मार्टिन ओडेगार्ड के साथ संयुक्त शीर्ष स्कोरर बन गए हैं। तीनों खिलाड़ी इस सत्र में 6-6 गोल कर चुके हैं। प्रीमियर लीग के एक अन्य मुकाबले में ब्राइटन ने साउथहैम्पटन को हरा दिया है। सोमवार देर रात खेले गए मुकाबले में ब्राइटन ने साउथहैम्पटन को 3-1 से मात दी। मैच में ब्राइटन ने आक्रामक शुरुआत की और 14वें मिनट में पहला गोल दागकर बढ़त हासिल की। वहीं दूसरे हाफ में ब्राइटन के लिए सोली मार्च ने गोल किया। इस गोल के साथ ही साउथहैम्पटन इस सत्र में ब्रेक के बाद शुरुआती 15 मिनट में 9 गोल खा चुका है। EPL में सोमवार देर रात खेले गए एक और मुकाबले में फुलहम ने क्रिस्टल पैलेस को 3-0 से हराया। फुलहम के लिए बॉबी डी कोर्डोवा रीड ने स्कोरिंग की शुरुआत की और 31वें मिनट में पहला गोल किया। क्रिस्टल पैलेस के मैनेजर पैट्रिक विएरा ने फुलहम द्वारा उनकी टीम को मिली हार को उनके सबसे बुरे दिनों में से एक बताया। और अब बात सभ्यता और संस्कृति के विविध रंगों को समेटे सेगमेंट हेरिटेज वॉक की। हेरिटेज वॉक के इस अंक में आज हम आपको लेकर चलेंगे मध्य प्रदेश में स्थित धार के किले के सफर पर। यह किला मालवा नगर की एक पहाड़ी पर बना हुआ है। यह किला समृद्ध इतिहास का एक खूबसूरत झरोखा है जो अनेक उतार चढ़ाव की दास्तां बताता है। देखिए। भारत का दिल यानी हृदय प्रदेश के रूप में जाने जाने वाले मध्य प्रदेश की भूमि अपनी समृद्ध विरासत, इतिहास और संस्कृतियों का बेजोड़ मेल है। इसी इतिहास को अपने भीतर बखूबी संभाले हुए है यहाँ पर स्थित धार का किला। मालवा क्षेत्र की हरी भरी सीमाओं के अंदर बसा ये खूबसूरत धार का किला
मध्य प्रदेश का एक प्रसिद्ध किला है। धार नगर से कुछ ही दूरी पर एक पहाड़ी पर मौजूद इस किले का निर्माण 14वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व में दिल्ली के तत्कालीन सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में करवाया गया था। काले पत्थर, लाल पत्थर और ठोस भित्ति चित्र से इस किले को तैयार किया गया है। ये किला मन को मोह लेने वाली वास्तुकला की विशेषता वाले महलों और इमारतों से सुसज्जित है। किले के अंदर एक सुंदर संग्रहालय भी स्थित है, जो मध्यकालीन युग के कई अवशेष और कलाकृतियों को संरक्षित और प्रदर्शित करता है। ये किला अपनी वास्तुकला और बेहतरीन नक्काशी के कारण बाकी किलों में एक अलग और अहम स्थान रखता है। साथ ही इसे देखने के लिए लोगों का आना जाना लगा रहता है। ब्यूरो रिपोर्ट, टीडी न्यूज़। तो नया सवेरा के आज के अंक में बस इतना ही, लेकिन आज सलमान खान का जन्मदिन है, तो क्या कुछ? बिल्कुल, सलमान खान आज अपना 57वां जन्मदिन मना रहे हैं। आपको बता दें कि सलमान खान का जन्म 27 दिसंबर 1965 को हुआ। सलमान खान ने वर्ष 1988 में फिल्म बीवी हो तो ऐसी से एक्टिंग की दुनिया में कदम रखा। सलमान खान ने कई बेहतरीन फिल्में सिनेमा प्रेमियों को दी हैं, जिनमें मैंने प्यार किया, हम आपके हैं कौन, प्यार किया तो डरना क्या, बजरंगी भाईजान, दबंग और एक था टाइगर प्रमुख हैं। आइए जाते जाते सुनते हैं उन पर फिल्माए गए कुछ सदाबहार नगमे, और इसी के साथ हमें दीजिए इजाजत और नमस्कार। दिल ले गई तुमसे मिलना, बातें करना बड़ा अच्छा लगता है। क्या है ये, क्यों है ये, क्या खबर, हाँ मगर जो भी है बड़ा अच्छा लगता है। भाभी तेरी बहना को माना, ओ भाभी तेरी बहना को माना, हाय राम कुड़ियों का है जमाना, हाय राम कुड़ियों का है जमाना, ओ रब्बा मेरे मुझको बचाना, हाय राम कुड़ियों का है जमाना, हाय राम कुड़ियों का है जमाना। और कसम से बड़ी है कसम प्यार की, मर के भी इस कसम को न तोड़ेंगे हम, छोड़ देंगे जमाने की सारी खुशी, साथ तेरा कभी भी न छोड़ेंगे हम। हर कसम से बड़ी है कसम प्यार की। यहाँ का मौसम बड़ा हंसी है, फिर भी प्यार उदास है। उनसे कहना दूर सही, मैं दिल तो उन्हीं के पास है। तू ये संदेशा उनको सुनाना, मैं पीछे आया, कबूतर जा जा जा, कबूतर जा जा जा, कबूतर जा जा जा। नया सवेरा के प्रायोजक थे वंडर सीमेंट। जब दिल में हो जज्बात तभी होती है एक